अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की डिवीजन को देखें तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है टू मेन नर्वस सिस्टम में, जिसमें एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स कि हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है बारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती हैं, टू टाइप्स ऑफ नर्व्स आ जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आ जाएंगे जो कि हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और ये कहाँ पे होती है, हमारी पेरिफ्रीज में होती हैं। टू टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं, एक होती हैं मोटर नर्व्स और दूसरी हैं सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स को हम एफेरेंट नर्व्स कहते हैं और मोटर नर्व्स को हम इफेरेंट नर्व्स कहते हैं। सेंसरी नर्व्स वो होंगी जो हमारी बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगी या किसी स्टिमुलस को लेके जाएगी जो उसने सेंस किया होगा, और वहाँ ब्रेन में जब प्रोसेसिंग होगी उसके बाद हमारी जो मोटर नर्व्स जो होती हैं वो उस सिग्नल को हमारी बॉडी तक लेके आती हैं। तो अब मोटर नर्व्स जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं ये फिर फर्दर डिवाइड होके टू सिस्टम्स को बनाती हैं, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये वो नर्वस सिस्टम है जो कि वॉलंटरी होता है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। इसमें आ जाती है हमारी स्केलेटल मूवमेंट जो कि हमारी अपनी मर्जी से हो रही हैं। और सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि नेम शो कर रहा है कि ये वो वाला सिस्टम होगा जो कि हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होगा, ऑटोमेटिसिटी होगी इसमें। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलके हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कैविटी which serves as the main control center for all body activities. मेन जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं वो मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। ब्रेन कहाँ पे होता है, स्कल में क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड किस में होता है, वर्टिब्रल कैविटी में होता है। वर्टिब्रल कैविटी किधर है, हमारी बैक में बिल्कुल सेंटर में। वर्टिब्रल कॉलम जो है मेनली वहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। और ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मेन कंट्रोल सेंटर के तौर पे एक्ट करते हैं जो कि हमारी बॉडी की हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी मूवमेंट हो रही है या हार्ट बीट, ब्रीदिंग, हर चीज जो है, हर चीज सिंपल से सिंपल चीज भी जो होती है वो किसने कंट्रोल की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने। Peripheral nervous system is composed of nerves derived from the brain and spinal cord, 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves, which serves as a linkage between the CNS and the body. Central nervous system तो brain and spinal cord से बना है, एंड अब बारी आ जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो वो बना हुआ है उन नर्व्स से जो कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, और ये नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं। तो इसमें है 12 क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स वो होंगी जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी, और नेक्स्ट है 31 स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइनल कोर्ड से ओरिजिनेट होंगी। ये नर्व्स जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, 31 स्पाइनल नर्व्स हैं, ये मेनली मिलके हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना रही होती हैं। और ये नर्व्स क्या करती है, एज अ लिंकेज एक्ट करती है हमारी बॉडी एंड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में। अब ये नर्व्स क्या करेंगी, जो हमारी पेरिफ्रीज में प्रेजेंट है, ये नर्व्स हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं या जो चेंजिंग है उसको सेंस करेंगी और उस इंफॉर्मेशन को लेके आएगी हमारी ब्रेन की तरफ। ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और फिर जब हमारी ब्रेन से मैसेज आएगा वापस उन नर्व्स की तरफ, तो वो आगे क्या करेंगी, एक एक्शन परफॉर्म करेंगी। ब्रेन एज अ कंट्रोल सेंटर है, लेकिन आगे जो उसके वर्कर्स हैं वो हमारी नर्व्स हैं। Peripheral nervous system can be subdivided into sensory nerves and motor nerves. Sensory nerves sends nerve impulses from body to CNS.
जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स पर डिवाइड किया गया है, और सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, ये हमारी नर्व इम्पल्सेस या सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं। Motor nerves are divided into somatic nervous system which regulates the voluntary contraction of the skeleton muscle। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि somatic nervous system मेनली क्या है। ये voluntary nervous system है जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, और इसमें आ जाते हैं skeletal muscles की contraction and autonomic nervous system which regulates the involuntary control of smooth cardiac muscles and glands। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें ऑटोमेटिसिटी आ जाती है। ये इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, और ये इनर्वेट करता है स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को और ग्लैंड्स को, और इस तरह ये हमारे ब्लड फ्लो को, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन या कार्डियक आउटपुट को, और जीआईटी में जो डाइजेशन वगैरह हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। मीन्स के ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। फाइनली द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस वेयर इन जनरल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम stimulates activity of the effector organs and parasympathetic nerves inhibit activities of the effector or organs। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे आके इस डिवीजन को देखें कि जब हमारी मोटर डिवीजन फर्दर सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होती है, तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो है फाइट और फ्लाइट मोड, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। मेनली कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है। इन विच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में जब आपकी बॉडी एक एंशियस स्टेट में चली जाए, एक फाइट और फ्लाइट स्टेट में चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्क में गए हैं और वहां पे आप अपने इन्वायरमेंट को इंजॉय कर रहे हैं, और सडनली आपने ऐसी कोई चीज देख ली है कि आपकी पूरी जो बॉडी है वो अलर्ट हो गई है। अब वो चीज या तो सांप हो सकती है या फिर कोई डॉग हो सकता है, कोई भी चीज जिससे आप डरते हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो चली जाएगी फाइट एंड फ्लाइट मोड में। मतलब कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो वो क्या करता है, या तो आपकी बॉडी को फाइट के लिए प्रिपेयर करेगा या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करेगा। अब ये आपकी अपनी बॉडी के मुताबिक होता है, या आपकी अपनी हिम्मत के मुताबिक होता है कि या तो आप उस टाइम पे फाइट करेंगे उन चीजों से कि उनको कैसे भगाया जाए, या फिर आप खुद ही भाग जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी जो अफेक्टर ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर रहा होता है। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा हार्ट। हार्ट का जो प्रेशर होता है उसका आउटकम होता है वो या उसका आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, उसकी हार्ट बीटिंग जो होती है वो इंक्रीज कर दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो आपके ब्रेन तक जाए, और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा एफिशिएंट किया जाए कि आप कैसे उससे या तो फाइट कर सकते हैं या फ्लाइट कर सकते हैं। और सेकेंड, कि ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्रेन को पहुंच सके, आपके जो स्केलेटन मसल्स हैं उन तक भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एंड ब्लड को पहुंचाया जाए, ताकि वो आपको रनिंग के लिए या कोई भी ऐसा एक्शन है जो उस टाइम आपने परफॉर्म करना है उसके लिए रेडी कर सके। सो मेनली जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमें फाइट और फ्लाइट मोड के लिए एक्टिव कर रहा होता है, अलर्ट कर रहा होता है या प्रिपेयर कर रहा होता है। एंड यहाँ पे एक और बात है कि एक्सेप्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब ये क्या है कि हमारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये सारी चीज या सारी एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, लेकिन ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की जो वर्किंग है उसको इनहिबिट कर लेता है। बिकॉज उस टाइम जब आप फाइट और फ्लाइट मोड में होते हो उस टाइम आपको अपने डाइजेशन या अपनी भूख की कोई परवाह नहीं होती। उस वक्त आपकी बॉडी या आपके ब्रेन का सिर्फ एक ही फोकस होता है कि आपको उस सिचुएशन से कैसे निकाला जाए। इसमें क्या होता है कि आपकी जो गट मोटिलिटी होती है वो भी इनहिबिट हो जाती है। इस तरह जो डाइजेशन का ये सारा जो प्रोसेस होता है वो इनहिबिट कर दिया जाता है ताकि आपकी जो एनर्जी है वो टोटल इस चीज पे लगाई जा सके कि आपका इस सिचुएशन से निकलना कैसे मुमकिन हो सकता है। एंड सेकेंड जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कह रहे हैं। ये मेनली क्या करता है, एज अ होम्योस्टेसिस एक्ट करता है कि जब आपकी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती है उसके बाद उसको वापस से उसकी नॉर्मल कंडीशन में कैसे लाया जा सके,
उसके लिए होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इसमें क्या होता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इनहिबिट एक्टिविटीज ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स, अब ये उसकी एक्टिविटीज को इनहिबिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा जो हार्ट था उसका जो कार्डियक आउटपुट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज था, हार्ट बीटिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज थी, जो नॉर्मली ऑल टाइम अगर हो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो उसको नॉर्मल 72 से 80 तक हार्ट बीट पर मिनट तक लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऑन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक एज अ होम्योस्टेटिक एक्ट कर रहा है कि आपकी जो बॉडी जो एक हाई इमोशनल स्टेट में थी, एंग्शियस स्टेट में थी, उसको बैक टू काम स्टेट लाया जा सके। सो नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या था, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। सो अब इसका कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बात याद करना ज़रूरी है कि हमारे नर्वस सिस्टम में कोई भी नर्वस सिस्टम हो उसको किसने कंट्रोल किया है, नर्व सेल्स ने। और नर्व सेल्स क्या है, न्यूरॉन्स। सो ये है हमारे न्यूरॉन्स। तो कुछ भी हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हो रहा है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो रहा है, किसी भी टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में हो रहा है, वो हमारी नर्व सेल्स ही होंगे जो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे भी नर्व सेल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कैसे नर्व सेल्स होते हैं और वो किस तरह जो अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कैसे नर्व सेल्स होते हैं और वो किस तरह अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, फिर आ जाते हैं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसकी फर्दर 2 डिवीजन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें मेनली हम क्या क्या देखेंगे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का, फिर वो किस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर रहे हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, मेनली ये वो हार्मोन्स हैं। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें ना, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे अपनी एक्शन को परफॉर्म करता है, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब एंडोक्राइन सिस्टम मेनली क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्लड में और वो अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, मेनली ये मैसेंजर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर का क्या एक्शन है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन की एंडिंग हुई तो उसके साथ ही बाकी दूसरा न्यूरॉन आएगा। अब यहाँ पे जो मैसेज था वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के तौर पे ट्रेवल कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसकी एंडिंग में पहुंचेगा तो वो एज आ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही नहीं सेकंड में ट्रेवल हो जाएगा। पहले उसको उस सिग्नल को इलेक्ट्रिक इम्पल्स से केमिकल्स में चेंज करना पड़ेगा जो कि उसके साइनेप्स में आएंगे और फिर सेकंड के साइड बाइंड करेंगे और फिर सेकंड में नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। इस तरह जो हमारा कोई भी टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है वो एक्ट करता है। तो अब बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन होता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, उनमें कोई गैंग्लियन नहीं होता। सेकंड वो होते हैं हाईली माइलिनेटेड एक्सन्स। माइलिनेटेड क्या मतलब है कि इसमें माइलिन शीथ होती है जो एक फैटी लेयर होती है जो कि नर्व इम्पल्स को फास्ट ट्रेवल करने में हेल्प करती है, बिकॉज नर्व इम्पल्स यहाँ से जंप कर करके जल्दी से ट्रेवल कर जाती है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो एसिटाइलकोलिन है। अब यहाँ पे बात की जाए तो वेरियस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन और भी बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। लेकिन अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली इन्हीं का एक्शन होता है। एसिटाइलकोलिन रिलीज किया जाता है एट इफेक्टर साइट्स, ठीक है, कि आपके इफेक्टर के पास जाके इस न्यूरॉन ने एसिटाइलकोलिन को रिलीज करना है और उसके बाद क्या होगा कि आपके इफेक्टर के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे जो कि एसिटाइलकोलिन को बाइंड करवाएंगे और किसी भी एक्शन को परफॉर्म करेंगे। क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, मेनली ये स्केलेटन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसीलिए कि ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा एफेक्टर मसल्स के पास में और वो उसके साथ बाइंड करेंगे और मसल अपने एक्शन को परफॉर्म करेंगे।
और ये इनका इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये स्टिमुलेटरी होते हैं, इन्होंने स्टिमुलेट करना होता है किसी भी एक्शन को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें आएगा पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड फिर आएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मेनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें होते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, फिर आता है गैंग्लियन एंड फिर आता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। अब गैंग्लियन क्या है, ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होता है। सेल बॉडीज किसकी, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं उनका क्लस्टर होता है। ये है प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक मतलब कि गैंग्लियन से पहले, और ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक मीन्स के गैंग्लियन के बाद। अब ये चेन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब उन चेन ऑफ न्यूरॉन्स में प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आते हैं। अगर हम सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को देखें तो वो लाइटली माइलिनेटेड होती हैं, मीन्स कि उनमें जो माइलिन शीथ होती है वो बहुत कम होती है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, मीन्स कि उनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट ही नहीं होती। अब एक और बात है कि प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक के बीच में जो गैंग्लियन है, जहाँ पे साइनेप्स बन रही है, वहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जा रहा है, इसको हम कहेंगे गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। और ये यहाँ पे या किसी भी जगह पे एसिटाइलकोलिन ही होगा। अब इस एसिटाइलकोलिन ने पोस्ट गैंग्लियोनिक के फैक्टर के साथ बाइंड करना है और अपने एक्शन को परफॉर्म करना है। और वो एक्शन क्या होगा कि इस न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को जनरेट करना है, और पोस्ट गैंग्लियन ने एंड पे जाके एक न्यू न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना है, जो कि इन दिस केस अब क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन, और इसको हम कहेंगे इफेक्टर न्यूरोट्रांसमीटर। ये है गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर और ये होगा इफेक्टर न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स के पास में रिलीज किया गया है। फिर इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं। कॉमनली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसमें आ जाता है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला के केस में क्या होता है कि एक ही न्यूरॉन एड्रिनल मेड्यूला के पास एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है, जो कि हमारे एड्रिनल मेड्यूला के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, और इसके रिजल्ट में हमारे एड्रिनल मेड्यूला क्या करता है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है इनटू ब्लड वेसल्स। मेनली इस जगह पे देखा जाए तो ये बात समझ आती है कि कैसे हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ये जो ब्लड में दोनों हार्मोन्स गए हैं इनके अकॉर्डिंग हमारे जो आगे इफेक्टर ऑर्गन्स हैं उन्होंने वर्क करना है। अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी 2 न्यूरॉन्स हैं, एक है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड सेकंड है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और यहाँ पे भी जो गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दरमियान वो ये है कि इफेक्टर न्यूरोट्रांसमीटर इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है एसिटाइलकोलिन, और इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक आ जाता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन मेनली एज अ स्ट्रेस हार्मोन एक्ट करते हैं। अब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि उनमें दोनों इनर्वेशन होती है या डुअल इनर्वेशन होती है, मीन्स के हार्ट, फॉर एग्जांपल हार्ट, इसमें सिंपैथेटिक इनर्वेशन भी है एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी है, और ये आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा नर्वस सिस्टम डोमिनेट करेगा। नॉर्मली ऐसे कंडीशन में जहाँ पे कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट करेगा और आपका जो हार्ट है वो नॉर्मली बीट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही सिंपैथेटिक कंडीशन आएगी, कोई अलार्मिंग कंडीशन आएगी, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा और आपका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बीट करना शुरू कर जाएगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टुगेदर विद द एंडोक्राइन कंट्रोल्स द बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके, लाइक इन द केस ऑफ एड्रिनल मेड्यूला, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को परफॉर्म या कंट्रोल कर रहे होते हैं। इट इनर्वेट्स स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स, कंट्रोलिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एक्टिविटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। हमारे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे
स्मूथ मसल को इनर्वेट करते हैं, हमारे ग्लैंड्स को इनर्वेट करते हैं, हमारे कार्डियक मसल्स को इनर्वेट करते हैं। और इसकी वजह से, इसके रिजल्ट से क्या होता है कि स्मूथ मसल जो कि हमारे जीआई ट्रैक्ट में या कहीं पे भी प्रेजेंट हैं, उनके फंक्शन को भी कंट्रोल करेंगे। अब स्मूथ मसल हमारे जो जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से ये हमारी डाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। स्मूथ मसल जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारी हार्ट आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। और इस तरह स्मूथ मसल्स जो हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं, उसकी वजह से हमारी ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। सो अब आ जाते हैं, बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनरवेट स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन सारी चीज़ों को इनरवेट करता है। इनवॉलेंट्री एंड और रिफ्लेक्सेस कंट्रोल। और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है और इसको कंट्रोल किसने किया होता है, रिफ्लेक्सेस ने। टू न्यूरॉन चेन, तो इसमें बेसिकली दो न्यूरॉन आ जाते हैं, एक होती है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होगा, ओरिजिनेट इन द ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब ये वो वाला न्यूरॉन होगा जो कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट हो रहा है। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होगा, ओरिजिनेट इन द गैंग्लियोनिक लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहा है, उसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और फिर आएगा हमारा गैंग्लियन, और यहाँ पे जो सेल बॉडी है वो है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की, और वहां से जो न्यूरॉन निकलेगा उसको हम कहेंगे कि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। तो ये वाला जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो शुरू कहाँ पे होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन एंड कहाँ पे होता है, गैंग्लियन में। और जो पोस्ट है वो शुरू गैंग्लियन में होता है, लेकिन एंड वो हमारे इफेक्टिव ऑर्गन के पास होता है। अब यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली एनाटॉमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या बताया गया है कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। तो सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे क्रेनियल पार्ट से और हमारे सार्कल पार्ट से ओरिजिनेट होता है। क्रेनियल नर्व्स मींस के जो ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी, एंड सार्कल नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्रेनियल नर्व्स की जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बना रही हैं, तो वो क्रेनियल नर्व्स 3 जिसको हम कहेंगे ऑक्यूलोमोटर, फिर आएगी क्रेनियल नर्व 7 जिसको हम कहेंगे फेशियल, फिर आएगी क्रेनियल नर्व्स 9 जिसको हम कहेंगे ग्लोसोफेरेंजियल, एंड फिर आएगी क्रेनियल नर्व्स 10 जिसको हम कहेंगे वेगस। अब जो ये क्रेनियल नर्व्स 10 है, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के 90% जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं उनको बनाती हैं, और ये कवर करते हैं हमारी थोरैकिक एंड एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको। और सर्कल में लास्ट कौन सी आ जाएंगी, S2 और S4। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, थोरैकोलम्बर नर्वस सिस्टम, बिकॉज कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड की थोरैकोलम्बर रीजन से ओरिजिनेट होता है, और इसमें आ जाती हैं T1 से L2 तक या L1 तक जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिल के हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओरिजिनेट करती हैं, उसको बनाती हैं। और यहाँ पे हम उसके एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, और वो ये है कि यहाँ पे जैसे ये शो किया गया है कि ये जो डार्क लाइन है ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये गैंग्लियन है, और फिर आता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब इधर एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो है हमारे प्री गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियन की लेंथ। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियन होते हैं, जो ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से या कह ले के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से जो गैंग्लियन है वो हमारे अफेक्टिव ऑर्गन के पास होता है, और इसके जो पोस्ट गैंग्लियन होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। और इसके अलावा अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें
तो इसकी जो प्री गैंग्लियन होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो गैंग्लियन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास होता है, और इसकी जो पोस्ट गैंग्लियन होते हैं वो लंबे होते हैं या लॉन्ग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि ये प्री गैंग्लियन था हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो क्या था, शॉर्ट था, और उसका जो पोस्ट था वो लंबा था, जिसकी वजह से जो गैंग्लियन होगा वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पास होगा। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका जो प्री है वो बहुत लंबा है, और जो पोस्ट है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से जो गैंग्लियन है वो हमारे इफेक्टिव ऑर्गन्स जो है उनके पास होगा। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जनरली स्टिमुलेट द इफेक्टिव ऑर्गन एक्सेप्ट इन डाइजेशन ट्रैक्ट, इट इज एक्टिवेटेड इन इमरजेंसीज, फाइट और फ्लाइट मोड रिएक्शंस, इन सेंस दैट बॉडी कैन ईदर क्विकली फ्ली और टेक अ स्टैंड। सो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को किसी भी टफ सिचुएशन में फाइट या फ्लाइट के लिए रेडी करता है। लेकिन ये फाइट और फ्लाइट मोड कौन सी कंडीशन में एक्टिव होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में भी एक्टिव होते हैं, और ऐसे कंडीशन में भी एक्टिव होते हैं कि जब आपकी बॉडी हाईली इमोशनल स्टेट में होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशन चेंज हो रहे होते हैं, एट दैट कंडीशन भी आपका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में होती है सोशल एंजाइटी। अब यहाँ पे जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने जाते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो अलर्ट हो जाती है और फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। The preganglionic fiber of sympathetic nervous system produce acetylcholine and are cholinergic fibers. So basically यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो जो गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है वो है एसिटाइलकोलिन। लेकिन ये बात अगर की जाए तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जितने सोमैटिक की आप बात ना करें उसमें तो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता नहीं है। लेकिन अगर हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं, बिकॉज वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर रहे होते हैं। मोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स प्रोड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं, एंड आर कॉल्ड एड्रिनर्जिक फाइबर्स। एक्सेप्शंस आर द स्वेट ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स इन स्किन। और स्वेट ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये एसिटाइलकोलिन को ये रिलीज करते हैं एज अ इफेक्टर न्यूरोट्रांसमीटर। सो हम अगर यहाँ बात करें, ये है हमारा प्री गैंग्लियन, और यहाँ पे आएगा एक गैंग्लियन, फिर आएगा हमारा पोस्ट गैंग्लियन या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। सो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो हमारे गैंग्लियन में रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन को, और ये जो न्यूरॉन होगा वो क्या होगा, कोलिनर्जिक। लेकिन जो पोस्ट है वो रिलीज करेगा नॉरएपिनेफ्रिन को, और ये होगा एड्रिनर्जिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये चीज कॉमनली होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। अगर हम बात करें स्किन या स्वेट ग्लैंड्स की तो वहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज कर रहा होता है। और अगर टू न्यूरॉन्स की बात करें तो उसका एक्सेप्शनल केस है एड्रिनल मेड्यूला, जिसमें पहला न्यूरॉन ही हमारे एड्रिनल मेड्यूला से डायरेक्ट एक सिनेप्स बना रहा होता है और वहाँ पे वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर रहा होता है। ये एक्सेप्शनल केस हैं जो मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Location of ganglia is within a few centimeter of central nervous system along the vertebral column. So sympathetic nervous system में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है उसकी जो लेंथ है वो शॉर्टर होती है देन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैंग्लियन होता है या जो सिनेप्स होता है बिटवीन दीज टू न्यूरॉन वो क्या होता है, सीएनएस के पास होता है। Sympathetic fibers originate from the thoracolumbar region of the spinal cord। कि अगर इसके एनाटॉमी को देखें तो ये thoracolumbar region से ओरिजिनेट होती है। फिर आ जाती है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, जनरली इनहिबिट्स द इफेक्टिव ऑर्गन्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करेगा और ये उसको इनहिबिट करेगा। लेकिन एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्शनल केस है। मीन्स कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बाकी ऑर्गन्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ऑर्गन्स हैं उनकी
एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। इसके कंट्रास्ट में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बाकी ऑर्गन की एक्टिविटी को अगर इनहिबिट कर रहा है, लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटीज होंगी उनको स्टिमुलेट करेगा। ऑल प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स प्रोड्यूस एसिटाइलकोलिन एंड आर कोलिनर्जिक। सो यहाँ पे पोस्ट एंड प्री दोनों क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेंगे और उनको हम कहेंगे कोलिनर्जिक। लोकेशन ऑफ गैंग्लिया इज नियर इफेक्टिव ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो प्री होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और जो पोस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से जो गैंग्लियन होता है वो हमारे इफेक्टिव ऑर्गन जो है या इफेक्टर जो है उसके बिल्कुल पास आ जाता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर अराइजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सर्कल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से मिलके हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनता है। लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो लंबे होते हैं और जो पोस्ट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लिमिटेड टू द हेड, विसरा ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। सो यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हेड में उनकी इनर्वेशन होगी, विजरा में होगी और एब्डोमेन में होगी और पेल्विस में होगी। यहाँ इन चीजों को हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इनर्वेट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्सेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें हमने क्या देखना है कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, या तो इन ऑर्गन्स को हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट करेंगे या ये दोनों इनर्वेट करेंगे, जहाँ पे डुअल इनर्वेशन होगी। तो सबसे पहले है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन। उसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज मोटिलिटी पेरिस्टालसिस जिसको हम कहते हैं, एंड अमाउंट ऑफ सिक्रीशन बाय डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रिलैक्सेस स्फिंक्टर टू अलो मूवमेंट ऑफ फूड स्टफ्स अलोंग ट्रैक्ट। सो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो यहाँ पे डाइजेशन को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मोटिलिटी जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स किया जा रहा है ताकि जो हमारी डाइजेशन हो रही है वो इजिली हो, सिक्रीशंस भी इंक्रीज की जा रही है ताकि फूड की जो डाइजेशन हो, पासिंग हो, वो सारा कुछ इजी हो। लेकिन उसके बरअक्स सिंपैथेटिक में क्या हो रहा है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स, कि हमारी ग्लैंड्स की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, उनसे जितनी सिक्रीशन है वो कम हो रही है। एंड मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंस्ट्रिक्शन स्फिंक्टर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनकी भी एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर दी जाती है। मीन्स कि गट मोटिलिटी है उसको कम कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। और जब स्फिंक्टर होते हैं, एनल स्फिंक्टर होता है, उसको कंट्रैक्ट कर दिया जाता है ताकि उस टाइम पे डेफिकेशन की अर्ज ना हो जब आप किसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में फंसे हों। नेक्स्ट है लिवर में इनर्वेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। सो बेसिकली इस सिस्टम में क्या हो रहा होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में होती है और बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की अपटेक कर रही होती है, जो स्टोरेज ऑफ एनर्जी है वो कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीवर हमारे ब्लड से ग्लूकोज को लेता है ताकि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, मीन्स कि जो ग्लूकोज का या ग्लाइकोजन का बनने का अमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और ताकि ये जो ग्लूकोज स्टोर है वो उस कंडीशन में काम आ सके जब हमारी जो बॉडी है वो स्टार्व कर रही हो या इस बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू ब्लड। और यहाँ पे तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप उस सिचुएशन से टैकल कर सके, इसलिए जो लीवर में स्टोर ग्लूकोज थी उसको वापस ब्लड में लेके आया जा रहा है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। एक्साइट्स गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेल बाइल, इनहिबिट गॉल ब्लैडर इज रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है, इससे बाइल रिलीज किया जाता है जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो ये भी क्या होगा, गॉल ब्लैडर यहाँ पे एक्साइट हो रहा होगा, उससे बाइल सिक्रेट किया जा रहा होगा, लेकिन सिंपैथेटिक में उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा उसके सिक्रीशन को, क्योंकि यहाँ पे अभी डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हुई हुई है। फिर क्या होगा, किडनी, नो इफेक्ट नो इनर्वेशन। सो पैरासिम्पैथेटिक का हमारी किडनी में कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इनर्वेशन नहीं होती। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा होता है, प्रोमोट्स रेनिन रिलीज, काज वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट।
तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन से एक तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, दूसरा कि यहाँ पे जो ब्लड आपके यूरिनरी सिस्टम में लेके जा रहे थे वो भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन आउटपुट होगा वो भी कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें आ जाएगा पेनिस, कॉज इरेक्शन, वेजोडाइलेशन, कॉज इजैकुलेशन। सो रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है जिसकी वजह से इरेक्शन होती है, लेकिन सिंपैथेटिक कंडीशन में क्या होता है, इजैकुलेशन होती है। नेक्स्ट है वजाइना, cause erection, vasodilation of clitoris, increase vaginal lubrication, cause contraction of vagina। So यहाँ पे क्या होता है, vasodilation होती है और ज्यादा lubrication हो रही होती है इन पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन सिंपैथेटिक में क्या होता है कि उसकी contraction हो रही होती है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स, लिटिल और नो इफेक्ट। पैरासिम्पैथेटिक का ब्लड वेसल्स में बहुत कम इफेक्ट है, लेकिन अगर बात करें सिंपैथेटिक की तो क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट मोस्ट वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रिक्ट वेसल्स ऑफ एब्डोमिनल विसरा एंड स्किन टू डाइवर्ट blood to muscle, brain and heart when necessary. Norepinephrine constrict most vessels. Epinephrine dilates vessel of the skeletal muscles during exercise. So basically यहाँ पे sympathetic nervous system का blood vessels पे यही एक्शन है कि उसको कंस्ट्रिक्ट किया जा रहा होता है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करवाया जाए, कहाँ, हमारे मसल्स में, ब्रेन में, हमारे हार्ट की तरफ, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड या ऑक्सीजन की जरूरत है। नेक्स्ट है ब्लड कोएगुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं है और सिंपैथेटिक में हमारा जो ब्लड है उसकी कोएगुलेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है। पी है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, नो इफेक्ट होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपैथेटिक में सेलुलर मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, नो इफेक्ट। तो यहाँ पे जो नो इफेक्ट है इसका मतलब कि उनमें कोई इनर्वेशन नहीं है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एडिपोज टिश्यू के साथ क्या होता है, स्टिमुलेट लिपोलाइसिस, फैट ब्रेकडाउन। लिपोलाइसिस या ग्लूकोलाइसिस, ये सारी चीजें बेसिकली क्या कर रही हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, वो एनर्जी जो कि हमें सिंपैथेटिक या फाइट और फ्लाइट मूड में जरूरत होती है उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट है आइरिस, जो हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, स्टिमुलेट स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स, कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल्स। बेसिकली यहाँ पे होती है मियोसिस, मियोसिस इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ आई बॉल या प्यूपिल। और यहाँ पे होती है मिड्रियासिस, जो कि क्या है, बेसिकली डायलेशन ऑफ आई बॉल या प्यूपिल है। अब यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन क्यों होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको जब रनिंग कर रहे होते हैं तो आपका फोकस दूर की चीजों में होती है, आप दूर से देख रहे होते हैं कि कहाँ मैंने जाना है, कहाँ मैंने छुपना है या ऐसा कुछ। तो उसके लिए आपकी जो प्यूपिल है उसको डायलेट कर दिया जाता है ताकि आपको दूर की चीजें नजर आ सके। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में होते हैं आपका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है ताकि आपको पास की चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर नजर आ सके। नेक्स्ट है आई सिलियरी मसल्स, स्टिमुलेट मसल्स व्हेन रिजल्ट इन बल्जिंग ऑफ द लेंस ऑफ क्लोज विजन। सो बेसिकली यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि आपकी आई को क्लोज और फार विजन के लिए रेडी किया जा रहा है। पैरासिम्पैथेटिक में क्लोज विजन के लिए रेडी किया जाता है और सिंपैथेटिक में फार विजन के लिए रेडी किया जा रहा है। नेक्स्ट है ग्लैंड्स, जिसमें आ जाते हैं नेजल, लैक्रिमल। नेजल जो आपके नोज में होंगे, लैक्रिमल जो आपके आई में होंगे, गैस्ट्रिक, पेनक्रियास। सो इन ग्लैंड्स में पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, स्टिमुलेट सिक्रेटरी एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होंगी वो स्टिमुलेट की जाएंगी, ज्यादा सिक्रेशन होंगी। लेकिन अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की इनहिबिट सिक्रेटरी एक्टिविटी, तो ये इनकी सिक्रेशंस को कम कर देगा, कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द ग्लैंड्स। और ये क्या करेंगे कि जो ब्लड वेसल्स इन ग्लैंड्स को प्रोवाइड की जा रही हैं उनकी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देंगे। नेक्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड, स्टिमुलेशन सिक्रीशन ऑफ वाटरी स्लाइवा। रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जब आप कंप्लीटली रेस्ट में होते हैं तो आपका जो माउथ है वो वाटरी स्लाइवा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर बात की जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो सलाइवा होता है उस टाइम पे वो थिक हो जाता है और विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, आपको सूखापन जो है उसकी फीलिंग आती है। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड्स,
वंस अगेन नो इनर्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या ऐसी कोई भी कंडीशन लाइक एंजाइटी कंडीशन है तो ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग होगी है। नेक्स्ट है एड्रिनल मेड्यूला। इसका कोई इफेक्ट नहीं है। स्टिमुलेट मेड्यूला सेल्स टू सिक्रेट एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे एड्रिनल मेड्यूला से स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है इरेक्टल पिलाई मसल्स अटैच टू हेयर फॉलिकल। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे ये क्या करता है कि हमारे जो स्किन में हेयर फॉलिकल्स में इरेक्टल पिलाई है उसकी वजह से क्या करता है हमारे हेयर्स को इरेक्ट करवाता है, जिसकी वजह से हमें गूस बम्स आते हैं। कोई भी एरी फीलिंग या हॉरर कंडीशन या कोई भी अजीब सी ऑकवर्ड कंडीशन या अनकंफर्टेबल कंडीशन, जब आपको कुछ राइट फील नहीं हो रहा उस टाइम आपकी बॉडी में गूस बम्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट है हार्ट। अगर इसकी मसल्स की बात की जाए तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसके हार्ट रेट को कम कर देता है, लेकिन सिंपैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और उसकी बीटिंग की फोर्स को भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है हार्ट कोरोनरी ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे होगी वेजोडाइलेशन। हाँ, एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि बेसिकली हमारी बाकी जो ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी में, अगर हम बॉडी के ब्लड वेसल्स की बात करें तो वहां पे क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ताकि ब्लड प्रेशर या ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाया जा सके। लेकिन कोरोनरी ब्लड वेसल्स, अब कोरोनरी ब्लड वेसल्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी हार्ट पे प्रेजेंट होती है और हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। क्या हम कहेंगे कि ये हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी। अब यहाँ पे वेजोडाइलेशन क्यों हो रही है, वो इसलिए क्योंकि जब हार्ट हमारी पूरी बॉडी के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है, उसके लिए उसको खुद भी एनर्जी की और ब्लड की जरूरत है, खुद भी उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए वहां पे वेजोडाइलेशन कर दी जाती है ताकि उस पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है पहुंचाया जा सके। So next is urinary blood. Causes contraction of smooth muscles of bladder wall, relaxes urethral sphincter, promotes voiding. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और इसके जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनको रिलैक्स किया जाता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी उसको यहाँ पे पुश किया जाएगा ताकि वो उस स्फिंक्टर के थ्रू बाहर चला जाए। तो यहाँ पे बेसिकली यूरिनेशन की जो अर्ज होती है उसको इंक्रीज किया जाता है। लेकिन अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसकी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स किया जाता है और जैसे ही वो रिलैक्स होंगी और उसका जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम आपकी जो वॉइडिंग अर्ज होती है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है लंग्स। कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियोल्स, डायलेट ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसलिए है, यहाँ पे पूरी बॉडी को इक्वली ऑक्सीजन जा रही है। नॉर्मल कंडीशन में जो उसका डायमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग सारी बॉडी को ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि ब्रोंकियोल्स की डायलेशन कर दी जाती है ताकि हार्ट में, ब्रेन में, आपके मसल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके और आपका जो ये इफेक्टेड ऑर्गन्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें फाइट करने के लिए या फ्लाइट के लिए। सो ये थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर डिटेल वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।